तो बेटा पहले रिसर्च, रिसर्च क्या है? रिसर्च का मतलब है नॉलेज, और मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ नई चीजें खोजना, डिस्कवरी करना ही रिसर्च नहीं होता है ना, रिवैलिडेट करना भी रिसर्च होता है। आपसे कोई पूछेगा आयुर्वेद में मेनली किस तरह की स्टडीज आप करते हो रिसर्च में भी, तो हम रिवैलिडेट करने वाली करते हैं। हम ये प्रूव कर रहे हैं दुनिया को कि जो बातें लिखी हुई हैं वो करेक्ट हैं। कुछ सिनोनिम्स लिखे हुए हैं जिनका आप लोगों ने अच्छे से जिनके बारे में पढ़ लिया, याद कर लिया होगा लास्ट टाइम। अनुसंधान, गवेषण, अन्वेषण, परिवेशन और शोध। ठीक। नेक्स्ट आ जाओ सेरेंडिपिटी, ये भी बता चुका हूँ। तो सेरेंडिपिटी क्या होती है? ऐसी डिस्कवरी जो बाय चांस हुई है, कि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे लेकिन हो गई वो डिस्कवरी। तो एक्सीडेंटल फॉर्चुनेट डिस्कवरी, डेस्क्राइब बाय जेम्स ऑर्टिन। जो टर्म है वो जेम्स ऑर्टिन ने दी थी 1958 में। माफ करें, इसको डिस्क्राइब किया था जेम्स ऑर्टिन ने। और जो वर्ड कोइन किया है वो होरेस वॉलपोल ने किया है। इन दोनों से जरूरी बात क्या है वो आपको याद है, कि सेरेंडिपिटी पेनिसिलिन की खोज के साथ जुड़ी हुई है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बोलिए। फ्लेम, अलेक्जेंडर फ्लेम। अलेक्जेंडर ठीक अलेक्जेंडर। है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। आगे देख लो, ये टाइप ऑफ स्टडीज ये भी आपको बता चुका हूँ। तो कुछ डेस्क्रिप्टिव होती हैं जो सिर्फ डिस्क्राइब करती हैं डेटा को। ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशनल है। ऑब्जर्व, ये भी वही डेस्क्रिप्टिव में आगे एक तरीके से ऑब्जर्वेशन के आधार पर डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को। तो ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ भी सिर्फ रिपोर्टिंग है। फिर एनालिटिकल हो गई, कि आपके पास जो डेटा है उसके आधार पर आपने कुछ एनालिसिस बनाया। ठीक है ना। फिर है इंटरवेंशनल, तो इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कोई मेडिसिन देने के बाद। तो ये होती है इंटरवेंशनल स्टडीज। एनिमल स्टडीज होती हैं, उनको प्री क्लिनिकल स्टडीज बोला जाता है। आजकल तो ये भी लगभग हटा दी है एनिमल स्टडीज भी, उसके बदले एनिमल मॉडल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, एनिमल्स पर स्टडी करके। ठीक है। तो ये रहा कि एनिमल्स की भी सफरिंग कम से कम होनी चाहिए। तो अभी हम देखेंगे भी, एनिमल एथिक्स कमेटी भी होती है। ठीक है ना। तो प्री क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, वो एनिमल्स के ऊपर की जाती हैं, फिर ह्यूमन की बारी आती है, फिर उनके ऊपर करते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो टर्म है, समझते होगे। तो क्वांटिटी, तो ये मेजरमेंट होता है इसका, और क्वालिटी का इसका मेजरमेंट नहीं होता है। ये सब बात हम कर चुके हैं, आगे आ जाओ। एथिक्स की बात करें तो पहली एथिक्स की बात आती है डिक्लेरेशन ऑफ हेलिंस्की, 1964 में ये डिक्लेरेशन हुई थी हेलिंस्की में। इसमें क्या है, मेनली ये बात आई कि भाई देखो, ऐसा है कि रिसर्च में आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे मान लो युद्ध के बंदी होते थे, इसके पहले वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। तो उनमें ये किया गया कि युद्ध के जो बंदी थे उनके ऊपर दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट किए गए, इरेस्पेक्टिव कि क्या होगा उनके साथ, मतलब कितना भी नुकसान हो कि अपना क्या जा रहा है, कि हमारे दुश्मन है, ऐसे वाली सोच के साथ। ठीक है ना। तो इसके बाद कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट कर दी गई कि भाई रिसर्च अगर की जाएगी तो ये आपको फॉलो करने हैं कुछ बेसिक रूल्स हैं। कौन कौन से? एक तो जस्टिस हो, किसी के साथ गलत ना हो रहा हो। आपको रेस्पेक्ट करनी है अपने पर्सन की जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ठीक है। वो बेनिफिशियल चीज होनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए भी जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है, और सोसाइटी के लिए भी। और नॉन मैलिफिशियंस, कोई नुकसान ना हो उस व्यक्ति को। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं। तो अगर इनको फॉलो करते हो तो जाहिर सी बात है फिर गलत रिसर्च इस तरह की नहीं होंगी जो अनएथिकल प्रैक्टिस है। तो डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस की है 1964, तो याद रखना मेनली रिसर्च रिलेटेड है, बस ये बात है। ठीक। अदर चलिए, अदर गाइडलाइंस भी लिखी है, ICH GCP। तो ICH, इसकी फुल फॉर्म पूछ चुका है एक बार, तो ICH की फुल फॉर्म लिख लो। लिख लो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। हार्मोन नहीं, हार्मनी, हार्मनी जो होती है कि लोगों को मतलब सही से रहना चाहिए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। और GCP है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, आगे चलिए। बहुत जरूरी बात आती है बेटा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि आप जिस सब्जेक्ट या जिस व्यक्ति के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हो, पहले आपको उससे कंसेंट लेनी पड़ती है कि हाँ हम ये चीजें कर लें या ना कर लें। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होती है, कि उसमें सब कुछ लिखा होगा कि व्यक्ति के साथ क्या क्या किया जाने वाला है ना, उसके सिग्नेचर होंगे। बहुत जरूरी बात होती है कि इसमें आप पेशेंट की जो लोकल लैंग्वेज है वो जरूर लिखोगे। ठीक है। मतलब पेशेंट की लोकल लैंग्वेज हो, कि वो पढ़ सके। ऐसा नहीं हो कि आप जाके किसी गांव देहात में इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के अपना सब कुछ कि हम ये तुम्हारे साथ करने वाले हैं, और उससे साइन करा लो। ठीक है ना। तो पेशेंट की लोकल लैंग्वेज है, उसको बताया गया और अच्छे से इन्फॉर्म किया गया, ये जरूरी बात होती है। तो वही लिखा है, मस्ट हैव पेशेंट्स लैंग्वेज। तो ये साइन डॉक्यूमेंट होता है पेशेंट का, दैट ही इज अवेयर ऑफ ट्रीटमेंट, ही शी whosoever is aware of treatment। नेक्स्ट देखेंगे, टू रिड्यूस एनिमल सफरिंग्स इन रिसर्च। क्या क्या चीजें फॉलो की गई? रिडक्शन, रिफाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट। ये तीन रूल फॉलो किए गए कि भाई एनिमल भी क्यों सफर करें। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक तो हम कोशिश करेंगे कि रिडक्शन करें इन चीज़ों को, कम से कम ऐसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें जो एनिमल के ऊपर हो। फिर रिफाइनमेंट,
तो रिफाइनमेंट में क्या है कि एनिमल्स को जो हैंडलिंग की प्रोसेस है पूरी, कि उसमें ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स यूज़ की जाए। ठीक है, रिफाइनिंग एनिमल केयर एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। फिर है रिप्लेसमेंट, की कोशिश करो कि रिप्लेस करो, कि जहां आपको लगता है कि एनिमल के बिना भी काम चल सकता है, कोई और मॉडल आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो उस मॉडल पे स्टडी करो। एनिमल की भी सफरिंग कम से कम होनी चाहिए। तो याद रखेंगे, एनिमल सफरिंग कम करने की तीन चीजें हैं: रिडक्शन, रिफाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं गाइडलाइंस की, हम बात कर रहे हैं आईईसी। तो इसमें आपको एक दो पॉइंट्स और ऐड करवा देता हूँ, यहाँ जो लिखे हुए हैं उसके अलावा। एक मिनट बेटा। हम्म, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हो आप, आईईसी जैसा नाम से पता चल रहा होगा, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। तो ये क्या होती है कि कहीं किसी इंस्टीट्यूट के अंडर रह के आप कोई स्टडी कर रहे होगे, जैसे आप अभी पीजी करोगे या कर रहे होगे कई लोग, तो आप जब स्टडी करते हो तो वहां पे इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि भाई रिसर्च एक्टिविटीज प्रॉपर चल रही हैं, उनमें कोई गलत ऐसा तो नहीं हो रहा जो नहीं होना चाहिए काम। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखना, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। तो कह रहे हैं इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो आप इसको सही से लिख लो, यहाँ पे अभी पुराना डेटा है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ भी है। आप इसको एग्जैक्ट सही लिखोगे, लिखो एटलीस्ट 5 to 7 मेंबर्स। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है संख्या, तो कम से कम 5 से 7 लोग होने चाहिए, 5 to 7 पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हो कि ये जो कोरम बनती है, ये 5 साल के लिए बनती है। एक दो पॉइंट इसमें ऐड कर लो, चलो साइड से लिख ही लो आप, क्योंकि इसमें बन नहीं पा रहे। लिखिए, कंपोजिशन। कंपोजिशन लिखिए, मैंने कहा ना 5 से 7 लोग कम से कम होने जरूरी हैं इसके अंदर, 5 to 7 पर्सन। नेक्स्ट लिखिए, 1 पर्सन फ्रॉम नॉन साइंटिफिक फील्ड। 1 फ्रॉम नॉन साइंटिफिक फील्ड। 1 फ्रॉम आउटसाइड द इंस्टीट्यूट। 1 फ्रॉम आउटसाइड इंस्टीट्यूट। 1 लॉयर या जज कोई एक होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें बेसिक बात क्या होती है, देखो जब भी कोई कमेटी या इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं तो उनमें ध्यान दिया जाता है कि सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, हर समाज का, मतलब ऐसा ना हो कि कोई एक आम आदमी कहते भाई आपने मेरा सोचा ही नहीं इसमें, कि मेरे ये पॉइंट्स थे, इनका ध्यान भी रखना था। तो ये बात है मेरे लिए कि हर समाज के हर हिस्से से व्यक्ति होने चाहिए। नेक्स्ट लिखो इसके फंक्शंस। तो फंक्शंस मेन आप जानते ही हो कि हाँ ठीक से काम हो, रिसर्च एक्टिविटी ठीक से हो, उसमें मेन पॉइंट लिख लोगे। देखो, शुड मीट वंस इन मंथ। एटलीस्ट है, मतलब शुड मीट एटलीस्ट वंस इन मंथ। नेक्स्ट लिखो, मेंटेन ट्रायल रिकॉर्ड्स एटलीस्ट फॉर 3 years। ठीक है, मेंटेन क्लिनिकल जो रिकॉर्ड्स हैं उसके एक्सपेरिमेंट के, उनको कम से कम मेंटेन करना है 3 साल के लिए, 3 years मिनिमम। नेक्स्ट लिखें, सर फर्स्ट पॉइंट क्या था? करने का फर्स्ट लिखवाया था कि कमेटी को कब मिलना चाहिए, तो एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ठीक है, इसमें और कुछ खास ऐसा नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे, एनिमल एथिक्स कमेटी, एईसी। ठीक है, बाकी इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ना चाहो पढ़ लेना। अब आगे नेक्स्ट यहाँ पे, एनिमल एथिक्स कमेटी। तो जैसे ह्यूमन के लिए ऐसी एनिमल्स के लिए भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें, लिखिए एक संस्था का नाम है वो लिखेंगे, CPC SEA। मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, CPC SEA। इसका सवाल आ चुका है एग्जाम में कि ये क्या है। CPC
SEA फुल फॉर्म लिख लेंगे। कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ, कमिटी, कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन, कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑन एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। फिर बोल रहा हूँ, कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन, कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑन एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स इन 1963। तो 1963 में ये संस्था बनाई गई। तो इसका भी काम यही है कि जो भी इस तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं, या एनिमल्स के ऊपर कहीं देखते होगे, कहीं इस तरह की न्यूज आती हैं। अभी पीछे बरेली में एक ने क्या किया था कि एक चूहे को पानी में डुबो के उसने मार दिया था। तो उसके ऊपर तक भी कार्रवाई हुई थी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें नहीं हो, तो उनको देखने के लिए ये कमेटी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे इसी में, एनिमल एथिक्स कमेटी में। लिखो द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ऑफ AEC। तो डिप्टी वाइस चांसलर, डेप्यूटी वाइस चांसलर ऐसा। इसका चेयरपर्सन कौन होता है? डेप्यूटी वाइस चांसलर। इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, देखो सारे लिखे हुए हैं पॉइंट, देख सकते हो। इसमें एक कोई वेटनरी का डॉक्टर होगा, है ना, एक कोई एनिमल रिसर्चर होगा, एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव होगा, और एक इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा बाहर से। तो इसमें तो ऐसा नहीं कर सकते कि कोई जानवरों से उठा के ले आए कि भाई आप भी आ जाओ। तो इसमें तो सारे ह्यूमन होना जरूरी है, पढ़े लिखे लोग ही होना जरूरी है। तो इसमें वही है ना, क्योंकि एनिमल्स के लिए फैसला लेना है। ठीक है, तो देख लोगे, इसमें लिख लो एक पॉइंट, चलो। कमेटी यूजुअली मीट्स 10 टाइम्स इन अ ईयर। तो 10 बार ये कमेटी जो है साल में मिलती है, 10 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, अब मैं जल्दी से आपको पढ़ के बोल रहा हूँ बेटा, आप सिर्फ सुन लोगे। कुछ पॉइंट काम का होगा तो लिख लेना उसको। अभी मैंने बात की डिक्लेरेशन ऑफ एलियंस की, क्योंकि आपके सिलेबस में है डिक्लेरेशन ऑफ एलियंस की, कहीं दिख रहा था मैं, कहीं तो लिखा है ये वर्ड भी। तो 1964 टाइम देखा आपने, अब जरा मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लोगे। वर्ल्ड मेडिसिन एसोसिएशन हैज डेवलप्ड द डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की as a statement of ethical principles to provide guidance to physicians and other participants in medical research involving human subjects। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? इट इज ड्यूटी ऑफ फिजिशियन टू प्रमोट एंड सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ पीपल। ठीक है, फिर द हेल्थ ऑफ माई पेशेंट विल बी माई फर्स्ट कंसिडरेशन, ये सोचना है उसको। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। एंड इन्वेस्टिगेटर शुड अवेयर ऑफ एथिकल लीगल, सारे आपको पैरामीटर्स पता हो। रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन रखनी है आपको। सब्जेक्ट्स मस्ट बी वॉलंटियर्स, उनको फोर्स नहीं करोगे आप रिसर्च में आने के लिए। ठीक है, फिर वही है, फिजिशियन मस्ट ऑब्टेन एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो और कुछ नई बात नहीं है, मैंने आपको पढ़ के इसलिए सुना दिया कि आपको पता रहे कि हाँ कुछ छूटा नहीं है हमारा। एक लिख लोगे, जल्दी से पॉइंट लिखोगे। लिखो इमरेड, IMRAD। ये गाइडलाइन है जब रिसर्च पेपर लिखते हो ना, आपके नोट्स में शुरू में ये भी है वैसे लगा हुआ है, मगर लिख लो। लिखो IMRAD, इसके सामने लिखोगे साइंटिफिक राइटिंग ऑफ रिसर्च आर्टिकल, साइंटिफिक राइटिंग ऑफ रिसर्च आर्टिकल, IMRAD। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख लो। आई से लिखो इंट्रोडक्शन, आई इंट्रोडक्शन। एम से लिखेंगे मेथड। एक मिनट बेटा।
एक काम करो, जहां देख रहे थे ना इसमें यही देखो आप। जहां आप देख रहे थे अभी, ये मैंने जो लिखवाया है एनिमल एथिक्स कमेटी, आपका पेज नंबर 21, इसके आगे देखोगे यहीं पर। तो यहाँ पे लिखा है, तो इसमें भी मैंने लिख रखे हैं क्योंकि दो चार पॉइंट जो जरूरी हैं आपके सिलेबस में है। तो इमराइट पहले तो लिख रहे थे, अगर इमराइट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको दिखाता हूँ मैं आपको। तो लिखेंगे आई से इंट्रोडक्शन, एम से मेथड्स, यहाँ स्क्रीन पर है आपके सामने, देख के लिख सकते हो। आर से रिजल्ट्स, ए से एंड, और डी से डिस्कशन। तो ये मतलब स्ट्रक्चरिंग है। आप जब रिसर्च आर्टिकल कहीं पब्लिश करने के लिए भी देते हो, तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर अपने मेथड्स जो यूज़ किए हैं, आपके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और लास्ट में उनके ऊपर डिस्कशन होता है। तो इमरेड, IMRAD, इसको आप याद रखोगे। ठीक है। अब जरा पीछे आ जाओ, तो यहाँ पे शुरुआत से मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, बेसिक बेसिक, है ना। आपका टाइटल है, जैसे पूरा उसमें लिखा है कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन एक दो पॉइंट मैंने काम के निकाल के लिख दिए। कि टाइटल जो है 50 कैरेक्टर तक का हो, बहुत लंबा ना हो टाइटल, क्योंकि पढ़ने का मन ही ना करे व्यक्ति का, है ना। फिर एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी आप जो काम करने वाले हैं उसकी ब्रीफ समरी, तो वो लगभग 250 वर्ड्स के अंदर लिखा जाता है एब्स्ट्रैक्ट को। ठीक है। रिसर्च की सबसे जरूरी जो खासियत है वो क्या होती है? रिसर्च रिजल्ट्स शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, कि आपने एक बार जो काम कर दिया उसको आप बार बार कर सको। ऐसा नहीं हो कि एक बार रिजल्ट आ गया, दोबारा रिजल्ट आ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। सैंपल आपको बता चुका हूँ क्या होता है। सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन में से ही कुछ लोग चुने जाते हैं, तो सबसेट होता है पॉपुलेशन का। एक ये सवाल पूछ लेता है कि EMR आयुष ये क्या है? तो EMR है एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च, कि आप डायरेक्ट किसी इंस्टीट्यूट में नहीं हो, आप बाहर के व्यक्ति हो, लेकिन आप रिसर्च करना चाहते हो, तो फंडिंग मिलती है, बस इतना याद रखो। तो फंडिंग आयुष से होती है। EMR का मतलब एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च, ये पता होना चाहिए आपको। इन्हीं में आगे आ जाओगे, तो ये आ गया राइटिंग रिसर्च आर्टिकल, एमरेट जो हम बात कर रहे थे। ठीक है। आयुर्वेद में रिसर्च की बात होती है, इसमें कोई कोरिलेशन करा ले कभी मान लो, तो पता होना चाहिए। पंच अवयव वाक्य आप जानते होंगे, किस दर्शन से लिए गए हैं? न्याय। सर, न्याय दस। तो क्या है ये? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। तो प्रतिज्ञा का रिसर्च में अगर हम बात करें कोरिलेशन, तो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस आप जानते हो, क्योंकि इस पे सवाल भी है। हाइपोथेसिस का मतलब आप कुछ काम करने वाले हो, उसके बारे में एक धारणा अपनी बनाना, है ना। कि जैसे आपने कहा कि भाई मैं दूंगा त्रिफला गुगलू, इससे व्यक्ति का वजन कम हो जाएगा, तो ये आपकी हाइपोथेसिस हो गई। एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस कैसे होती है? कि हाँ, त्रिफला गुगलू देंगे, इससे वजन पे कोई खास, या इससे वजन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसको निगेटिव लेके चला जाता है, तो उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट क्या होती है? जो आप चाहते हो, मतलब वो कि भाई त्रिफला गुगलू जो है वेट कम करने में कारगर साबित होगा। समझ गए ना? तो ये हाइपोथेसिस होती है। फिर हेतु यानी रीजन, किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो। फिर उदाहरण होते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे कि कोई ड्रग का आपने उदाहरण दे दिया कि हम त्रिफला देते हैं, देखो उससे भी वेट कम होता है, तो त्रिफला गुगलू तो करेगा ही करेगा, क्योंकि गुगलू भी सेपरेटली वेट कम करता है, इस तरह करके। उपनयन तो होता है कोरिलेशन और कंपैरिजन। तो एक आप कोई कंट्रोल ग्रुप होता है हमारे पास अक्सर, जिससे हम कंपेयर करते हैं, कि आपने एक ग्रुप में मेटफॉर्मिन दे रहे हो मान लो, है ना, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। एक ग्रुप में मान लो त्रिफला दे रहे हो, तो कंपेयर किसके साथ करोगे? तो इस वाले ग्रुप के साथ कंपेयर करोगे ना, तो उसको बोलते हैं उपनयन, यानी कंपैरिजन करना। एक है निगमन, निगमन यानी लास्ट में कंक्लूड करना, कि भाई फाइनली हमारी ड्रग अच्छी है या मेटफॉर्मिन अच्छी है मान लो। समझ गए ना? कि वैसे इन पे सवाल नहीं आएगा, लेकिन कभी आ जाए मान लो टर्म, एक दो टर्म उठा के दे दे कि किससे इनमें से रिलेट कर सकते हो, तो पता होना चाहिए। फिर देखो, एक RCT शब्द आया है, काफी जरूरी है। RCT का मतलब है रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स जितने भी होते हैं उनमें रैंडमाइजेशन सबसे खास बात है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ ये। ठीक है। ये और लास्ट देख लो, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी बातें हैं। पता ही नहीं कैसे उन्होंने लिखने से छोड़ दी हैं, एग्जाम में कहीं दे दें किसी से कोरिलेट करके इसको। तो बेटा क्लिनिकल ट्रायल जब भी होते हैं ना, तो 4 फेज हैं क्लिनिकल ट्रायल की, कोई भी ड्रग जब मार्केट में आती है कह लो। तो फेज 1 होती है, उसमें बहुत कम लोगों पर स्टडी होती है, 20 से 80 लोग। फेज 2 होती है, 100 से लेकर 300 लोग तक होते हैं इसमें। फेज 3 में 1000 से 3000। और फेज 4 में कितने भी लोग हो सकते हैं, हो सकता है कि अब पूरा देश खा रहा हो वो ड्रग जैसे। ठीक है। मेनली क्या करते हैं हर एक स्टेज के अंदर, इनकी सेफ्टी देखी जाती है मेनली, कि ड्रग हमारी सेफ है या नहीं है, और उनकी इफेक्टिविटी, ये इफेक्टिव है या नहीं है।
तो शुरुआत देख रहे हो सेफ डोज देखने के लिए, साइड इफेक्ट देखने के लिए, फिर फेज 2 आ गई आपकी। तो यहाँ पे इफेक्टिविटी और सेफ्टी को और ज़्यादा आप देखना चाहते हो। फेज 3 के अंदर आपको जो भी इफेक्टिविटी मिली उसको कंफर्म करने के लिए, और सेफ्टी स्टडी तो चलती रहती है। फेज 4 होती है, टू लार्ज पर्सन ग्रुप होता है, और पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज होती हैं। मतलब क्या है कि ड्रग अब मार्केट में आ चुकी है, पोस्ट मार्केट, अब जो लोग खा रहे हैं उसको, उसके बाद क्या हो रहा है उनके साथ, तो वो रिपोर्ट किया जाता है फेज 4 के अंदर। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि इनमें से किस फेज के बाद ड्रग मार्केट में आ जाती है, तो फेज 3 के बाद ड्रग मार्केट में आ जाती है। तो याद रखना, लोगों की संख्या पे भी सवाल आ चुके हैं, और ये भी सवाल आ चुके हैं कि क्या देखते हैं इनमें। तो इफेक्टिविटी और सेफ्टी देखते हैं, 20 से 80, 100 से 300, 1000 से 3000 करने को। तो ये भी आगे काफी जरूरी चीजें हैं, लेकिन चलो मैं जा नहीं रहा इसमें, क्योंकि आपके यहाँ है नहीं, छोड़िए। ठीक है बेटा, तो ये वाला पॉइंट आपके पूरे हो जाता है। अब आ जाओ अपना चरक चिकित्सा वाले नोट्स जो जल्दी से ओपन कर लोगे। चैप्टर नंबर 3, ज्वर चिकित्सा अध्याय, ऑलमोस्ट हो गया था, हो गया था ज्वर चिकित्सा अध्याय। और चैप्टर नंबर 4 पे हम लोग चल रहे थे। ठीक है, जल्दी से चैप्टर 4 में हल्का सा रिवाइज करा के फिर आगे बढ़ते हैं, तेजी के साथ देखेंगे। सर मॉडर्न वाले पॉइंट्स भी लिखवाएंगे या सिर्फ ये पढ़ाएंगे? हाँ बेटा, यही पढ़ाऊंगा, लेकिन मॉडर्न के भी लिखवाने हैं आपको। तो आज लिखवाऊँ, सेकंड सेशन में हो सकता है लिखवाऊँ मैं फिर, है ना, क्योंकि जोर पूरा हो चुका है। तो जोर के रिलेशन में ही है सारे मॉडर्न पॉइंट्स जितने भी आपके, मैं देख रहा हूँ सिलेबस में है, वो ज़्यादातर फीवर के ही रेफरेंस में चीज़ें हैं, मतलब। ठीक है, चाहे ट्यूबरक्लोसिस कह लो आप तो फीवर में है, मान लो सार्स की बात करो, जितनी भी कंडीशन है सब में फीवर तो आता ही है ना, तो ज़्यादातर वहीं से जुड़ी हुई कंडीशन है सारी। बाकी हाइपरटेंशन हो गया, मान लो कि रक्तपित्त के साथ रख सकते हो एक बार को हाइपरटेंशन को, वो पढ़ा चुका हूँ आपको बेसिक उसके बारे में जो भी है। ठीक है ना, आप सिलेबस उठा के देखोगे अपना, आपके मैक्सिमम टॉपिक हो गए हैं। उसमें अभी क्या रह गया जो मैं देख रहा हूँ आज, आपका रह गया बेटा, एक तो फार्मा वाला पोर्शन, एक रह गया आपका ये अगध, ठीक है, और मॉडर्न के जो आप कह रहे हो डिजीज लिखने के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट बस रह गया है मेजर। तो मॉडर्न तो बहुत कम लिखना है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपके यहाँ। मॉडर्न में सिर्फ इतना कहा गया है कि डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, होस्ट तो हम ही हैं, ह्यूमन ही है, जाहिर सी बात है इसके अंदर। होस्ट फैक्टर्स वगैरह पढ़ने का कोई सेंस बनता नहीं, इम्यूनिटी कम होगी तो ये चीज़ें होंगी। और तीसरा उसका इंक्यूबेशन पीरियड, या इस तरह के एक दो मेन क्लिनिकल फीचर जो हैं उनकी हम बात करेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं मांगा गया आपके यहाँ। ठीक है ना, तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन में समझ लो सारा लिखवा दूंगा मैं, जितना भी लिखवाना है इस तरह का। तो आपका सिर्फ अगध है और फार्मा है। फार्मा में भी सुपरफिशियली जाना है, क्योंकि तो अब ज़्यादा बचा नहीं है, अपनी तैयारी रखो। 8 तारीख हो गई है, मेरी कोशिश रहेगी कि 15-16 आते आते कम से कम कि मैं आपको 5-7 दिन पूरा फ्री छोड़ दूं, कि मैं अपनी चीज़ें निपटा लूँ जो मुझे करनी है। ठीक, आप तो अपना रिवीजन पे फोकस करो जो पढ़ चुके हो। देखो फिलहाल आ गया अभी, ब्रेक के बाद सेकंड सेशन में लिखेंगे मॉडर्न का, ठीक है ना। तो रक्तपित्त देख लोगे जल्दी से। तो वासा रक्तपित्त की श्रेष्ठ औषध है। हम्म, वासा रक्तपित्त की श्रेष्ठ औषध। रक्तपित्त को लोहित पित्त कहा आचार्य चरक ने। रक्तपित्त 3 प्रकार का, ऊर्ध्व कफ दोष की वजह से, अधोक वात दोष, उभयक वाला वात कफ दोष। ऊपर की गति 7 छिद्रों से, नीचे की गति 2 छिद्रों से। उभयक वाली गति असाध्य होती है। ये कुछ कॉमन पॉइंट बताए थे आपको कि कोरदूष गंडीय जो है रक्तपित्त का निदान पथ्य दोनों है। स्वर भेद रक्तपित्त का पूर्व रूप भी है और उपद्रव भी है। ठीक है, चिकित्सा वाले पॉइंट ही आपके यहाँ जरूरी है, याद रखना। जो मेन आपके हेडिंग दी हुई है, इस तरह दी हुई है कि रोग का चिकित्सा सूत्र, अवस्था के अनुसार चिकित्सा सूत्र, मतलब क्या है कि क्या चिकित्सा करनी है ना, तो उनको आप ध्यान से देख लो।
तो यहाँ देख रहे हो जैसे ऊर्ध्वक रक्तपित स्निग्ध उष्ण आहार विहार से हो रहा है, ऊर्ध्वक है तो चिकित्सा क्या होगी, अधोमार्ग से दोषों को लेके जाना, विरेचन करा देना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह अधोगत रक्तपित है तो ये किससे होगा, रूक्ष्म और उष्ण आहार से, क्योंकि वायु है यहाँ पे। तो यहाँ चिकित्सा क्या होगी, अधोग है, ऊपर की ओर लेके जाना वेगों को, तो वमन करा देना, ये आपको पता होना चाहिए, मेन बात ये है यहाँ। फिर देख लोगे, ऊर्ध्व रक्तपित में लंघन और तर्पण कराने की बात आई है, अधोग वाले में तर्पण और पेया की बात आई है, और ये भी बताया आपको कि तर्पण मेनली कहेगा। तो ऊर्ध्वक वाले में बात करेंगे तर्पण की। आगे चलें। कौन सा रस इनको पथ्य है, तो अम्ल रस पथ्य है, ये भी जानते हो। इस चैप्टर के योग के नाम हमने याद किए थे, बीएसपी। और खीरे खजूर की लाज 8 पग में उड़े। बीएसपी यानी वासा घृत, चतुर्वेद घृत, पंच पंच मूल घृत। बीएसपी, खीरे खजूर की लाज 8 पग में उड़ी। खीरा यानी कीरा, कीरा तिक्ता आदि चूर्ण, खजूर से खजूर आदि तर्पण, लाज लाजा तर्पण 8 पग में उड़ी। तो अटरूषक आदि क्वाथ, पग यानी पद्मक आदि क्वाथ, उड़ी से उशीर आदि चूर्ण। नासागत रक्तपित्त में दूर्वा सोरस का नस्य, मूत्र मार्ग रक्तपित्त में शतावरी शीर, याद रखेंगे ये बहुत जरूरी पॉइंट है, चिकित्सा के यही पॉइंट है आपके यहाँ मेन जो इस चैप्टर के अंदर। और गुद मार्ग रक्तपित्त के अंदर मोचरस सिद्ध शीर का प्रयोग करते हैं। ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं आपको। ग्रथित रक्तपित्त, मीन रक्तपित्त में अगर कह लो कि कोएगुलेशन हो जाए मान लो रक्त के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, पारावत शक्कर और मधु का प्रयोग। पारावत कबूतर की विष्ठा, और मधु का प्रयोग। रक्त पित्त का रोगी अगर शोष उसमें साथ में हो तो संशमन क्रिया करानी चाहिए, संशमन क्रिया। आगे चैप्टर के योग देख पा रहे हो जो जरूरी है इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो ये योग है सबसे जरूरी, इसको स्पेशली याद रखना। एलादी गुटिका, इसका प्रयोग कराते हैं। ठीक है। चरक ने इसी का प्रयोग शतक्षीण में बताया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 11 में पढ़ोगे चरक में, शतक्षीण चिकित्सा अध्याय एलादी गुटिका। इसमें मधु की भावना होती है, ये सबसे जरूरी बात है। तो एलादी गुटिका इन रक्तपित एंड शतक्षीण, मधु की भावना होती है इसके अंदर, बाकी नाम देख लो। और कामदेव घृत है एक, उशीर आसव है, सुधा निधि रस, रक्त पित्त कुलकुंडन रस। तो जरूरी योग है नहीं है, इन पे सवाल नहीं आते। कूष्मांड खंडवले, इसको याद रख सकते हो, कूष्मांड खंडवले, ये याद रखना आप। फिर ये भाषा का है, कुछ जरूरी नहीं। अम्लपित्त एक और कंडीशन होती है। ठीक है। तो अम्लपित्त का भी चिकित्सा सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, मैं कहूंगा याद कर लेना इसको भी। ये अम्लपित्त का चिकित्सा सूत्र है, इसको भी याद कर लेना। क्या कह रहे हैं, पूर्वम तु वमनम कार्यम, पश्चाद मृदु विरेचनम, कृतवांति व्रेकस्य सुस्निग्धस्य अनुवासनम। समझ लोगे इसको। तो देखो रक्त पित्त में तो की जाती है प्रतिमार्ग चिकित्सा, और अम्ल पित्त में की जाती है स्वयमार्ग चिकित्सा। ठीक है। तो मतलब अगर किसी को ऊर्ध्वक अम्ल पित्त हुआ है तो फिर वमन ही करा दो, दोषों का वेग ऊपर की तरफ है तो वमन ही करा दो। अगर अधोग अम्ल पित्त हुआ है तो वहां विरेचन ही करा दो। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखोगे। दूसरा श्लोक क्या कहता है, पूर्वम तु वमनम कार्यम, कि सबसे पहले वमन कराना है, पश्चात मृदु विरेचनम, उसके बाद मृदु विरेचन कराना है, कृतवांति विरेकस्य, विरेचन कराने के बाद सुस्निग्धस्य अनुवासनम, स्निग्ध अनुवासन देना चाहिए विरेचन कराने के बाद। अब इसमें मान लो कोई आपसे सवाल कर ले, मान लो कोई सवाल कर ले इसके बाद आपसे बोले कि पहले वमन क्यों कराते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, तो क्या कहोगे। अभी ये तो बात है, पंचकर्म आपको नहीं पढ़ाया, पंचकर्म पढ़ा है ना। अगर पहले सर बताऊं मैं, हाँ बोलो बोलो। अगर सर 200 पहले वमन पहले नहीं कहाँ से करवाया निकाल और सकते हैं, विरेचन वहां से औषधि, निकालेंगे। देवांगी बोल रही, देवांगी को बोलना, देखो मिक्सअप हो रहा है। अगर सर पहले वमन वमन करवाया, सॉरी, पहले विरेचन औषधि दी और अगर कफ ज्यादा है तो वो वमन का अयोगी हो जाएगा, वो ऊर्ध्व मार्ग से निकल जाएगी जो औषधि रहेगी। और दूसरा जो विरेचन करवाना है उनके लिए जो आदर्श स्थिति है वो मंद कफ है। मंद का है, बहुत तो अच्छे। इसीलिए भी हमें पहले वमन ठीक है, करवा के कफ का वो निर्हरण करना चाहिए। ठीक है बेटा। है ना, तो अब देखो ये बात होती है कि आपने जो पढ़ा है वो सारे के सारे रूल यहाँ लगा दो, जो जो आप जहां जहां जानते हो अपनी बात को लॉजिकल वे में रख दो। तो वही होता है चिकित्सा सूत्र को एक्सप्लेन करना। कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं, अभी आप 10 लोगों से बात करोगे, आप में से किसी और के माइंड में कुछ हो रहा होगा, अगर वो बात लॉजिकल है तो वो भी ठीक है। तो मेन बात ये होती है चिकित्सा सूत्र आपको याद होना चाहिए, उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपके पास होनी चाहिए, बात खत्म है। ठीक है, तो मेन तो रटना ही है,
उसके बाद अपनी लॉजिकल थिंकिंग पीछे लगानी है, जितना कुछ पढ़ चुके हो सारे कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं उसमें, कि ऐसा ही क्यों कहा गया होगा। ठीक है, तो याद रख लोगे, जरूरी है ये भी। पूर्वम तो ववनम कार्यम, पश्चात मृदु विरेचनम, कृतवान्ति विरेकस्य सुस्निग्धस्य अनुवासनम। नेक्स्ट देखोगे चिरकालीन अम्लपित्त, इसको भी याद कर लो। अम्लपित्त अगर ज्यादा क्रोनिक हो जाए तो वहां कह रहे हैं कि आस्थापन चिकित्सा करनी चाहिए, आस्थापन बस्ती देनी है क्रोनिक अम्लपित्त के अंदर। अम्ल पित्त के रोगी को अगर विबंध हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तब कंस हरितकी का प्रयोग करते हैं। अम्ल पित्त के रोगी में अगर विबंध हो जाए तब कंस हरितकी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह लिखा है कि रक्त पित्त के रोगी को अगर विबंध हो जाए, रक्त पित्त के रोगी को, तो वहां पर शशक रक्त वास्तुक के साथ, ये भी याद रखना है, शशा सा वास्तुका, खरगोश का रक्त बथुए के साथ, ठीक है, रक्त पित्त के रोगी को विबंध होने पर। और लास्ट एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि रस सेवन काल में, यानी पारद का प्रयोग आप कर रहे हो उस समय में अगर विबंध हो जाए तो अभ्य पिपली कल्क देना चाहिए, यानी हरितकी और पिपली का प्रयोग करना चाहिए अगर रस सेवन काल में विबंध हो जाए। तो याद रखना, सारे पॉइंट जरूरी हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं बेटा, गुल्म। ठीक है, तो मेनली अब चिकित्सा पे ही फोकस करेंगे, तो बेसिक लेकिन पढ़ के चलेंगे। तो गुल्म आप जानते हो, अगर मैं कहूँ किस दोष की वजह से होता है, तो मेनली मानते हैं वात दोष की वजह से होता है गुल्म। ठीक है, सामने लिख सकते हो कि गुल्म और वातरक्त, लिख लो गुल्म वातरक्त, बस्ती श्रेष्ठ चिकित्सा। गुल्म और वातरक्त के अंदर बस्ती को श्रेष्ठ चिकित्सा कहा गया। ठीक है, गुल्म के 5 भेद होते हैं, वातिक, पैतिक, कफज, रक्तज और सन्निपातज। वीपी के आरएस, वात प्रधान व्याधि है, इसका कोई आश्रय नहीं होता, यही कारण है कि गुल्म को कई बार लोग लाइपोमा के साथ भी रिलेट करते हैं। ठीक है, कि गुल्म जो है फ्रीली मूव कर सकता है बॉडी के अंदर। आप लोगों से सुनोगे भी जो ओपीडी में कभी आके बताएंगे कि वो पेट में कहेंगे गुड़गुड़ाहट होती है, कि हमें कुछ लगता है यहाँ कुछ है, इधर कुछ है, वो चलता रहता है पेट के अंदर, इस तरह की आके बात बोलते हैं। ठीक है ना, तो वैसे भी समझ सकते हो, इसका कोई आश्रय नहीं होता, ये जरूरी बात है। कहाँ की व्याधि है? महाश्रोतस की। महाश्रोतस यानी पूरा हमारा जीआईटी जो है, कि जीआईटी की कंडीशन है। बहुत जरूरी बात है कि बिना वात के गुल्म नहीं होता, कि वात दोष ना हो तो गुल्म नहीं होता। अब इस चैप्टर के जरूरी सिद्धांत है, चलो एक दो बात और लिखी है, इनको भी देख ही लो। कह रहे हैं बिना वात के योनि व्यापक भी नहीं होता, आपने पढ़ा है चैप्टर। ठीक है, बिना वात पित्त के तृष्णा नहीं होती। तृष्णा जो रोग है वो बिना वात और पित्त के नहीं होता, कफ से तो होता ही नहीं है तृष्णा का भेद, चरक ने बताया ही नहीं है। ठीक है, बिना वात पित्त के तृष्णा नहीं होती। इसी तरह बिना रक्त और पित्त के विसर्प रोग नहीं होता, बिना वात पित्त के विसर्प रोग नहीं होता। ठीक, यहाँ एक स्टेटमेंट देख रहे हो, बहुत बहुत जरूरी है, कि गुल्म क्योंकि वात प्रधान व्याधि है। ठीक है, तो इसमें आप वात को फोकस करके चिकित्सा करते हो, लेकिन कह रहे हैं कि ध्यान रखना है कि वात की भी रक्षा करनी है। ऐसा ना हो कि वात को पूरी तरह खत्म ही कर दो आप। इस शरीर में वात का भी अपना रोल है। वात का जब क्षय हो जाता है ना, तो उसमें भी व्यक्ति मूड मूर्खों की तरह मतलब हो जाता है, कह लो आपकी सेंसेशन लॉस हो जाना, इस तरह की चीजें। चलो ब्रेक का टाइम हुआ, 10 मिनट वापस आओ, फिर कंटिन्यू करते हैं इसे, फिर बात करेंगे इसकी। 10 मिनट, थैंक यू। लिखने के लिए पेन कॉपी मेंटेन रखना, लिखवाऊंगा ब्रेक के बाद काफी।